चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही धमाकेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब, कहाँ और किसने किया है? सिंगापुर में 1942, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में, ठीक ना, रास बिहारी बोस 1942। चलिए अब इसका ऑपरेशन थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज़ाद हिंद फौज को सबसे पहले संगठित किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक ना। सिंगापुर, जापान जो है ना सिंगापुर पे विजय प्राप्त कर लिया था। जापान जो है सिंगापुर पे विजय प्राप्त कर लिया था, जिससे उसको जो है ना 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुआ, ठीक ना। 45,000 युद्धबंदी। इस 45,000 युद्धबंदी में से 40,000 आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए जो तैयार हो गया। 40,000 युद्धबंदी जो है ना आज़ाद हिंद फौज में संगठित होने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक ना, तैयार हो गया। चलिए आइए आप लोग तेजी से। अब जो है ना नेतृत्व जो है दे दिया रास बिहारी बोस को। नेतृत्व किसके हाथों में दे दिया गया? रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस जो है 1942 में 14 जून 1942 को 10 दिवसीय जो ना बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में जापान से लेके वर्मा तक, कैमरा को मूव करो, कैमरा को थोड़ा सा मूव करो, यहाँ दिखाओ तो, देखिए ये आपका है, ये है आपका जापान। जापान से लेके ये सब सारे प्रदेश को जो है ना जीत लिया। और यहाँ आपका हो गया सुमात्रा, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ तक पूरे जापान जो है ना पूरा इस क्षेत्र पे जो है ना पताका लगा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। और पूरा बैंकॉक सम्मेलन में जितना यहाँ आसपास के क्षेत्र में भारतीय रहा था सब सपोर्ट किया। कब हुआ था ये बैंकॉक सम्मेलन? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, ठीक ना। हाँ, 14 जून 1942 को, ठीक। 10 दिवस चला था, 23 जून तक चला था, समझे। और इसी दिन जो है ना इसी दिन जो भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज का वैधानिक रूप से गठन हुआ। बात समझे? आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग। आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग। आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो बोलेगा भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किस सम्मेलन के तहत हुआ है? तो बोलिएगा बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है नहीं जानते होंगे, सुनने में नहीं आया होगा। बात समझे कि नहीं? कहानी समझ में आ गया? अब 1942 का साल ख़त्म हो गया। इसमें कौन हीरो है 1942 में? रास बिहारी बोस। अब 1900 अब तनिका हम इसको रास बिहारी बोस को विराम देते हैं। हम आते हैं अब सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, ठीक। उसके बाद जो है ना कांग्रेस से इस्तीफा दे देता है। 39 में ही कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। फिर 1941 में अब अफगानिस्तान होते हुए कहाँ जाता है? जर्मनी, ठीक ना। जर्मनी से फिर कहाँ आता है? सिंगापुर। फिर कहाँ आता है? सिंगापुर, जापान, ठीक ना। तीनों देश का परिभ्रमण करता है, ठीक ना। हाँ, जर्मनी 41 में जर्मनी, 42 में जापान, 43 में सिंगापुर। और सिंगापुर में आके अस्थायी सरकार का गठन करता है। अब रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज दे देता है सुभाष चंद्र बोस के हाथ। लीजिए हुजूर, आप इसको चलाइए। आप सरकार तो बनाइए लिए और अस्थायी सरकार बना लिए। अब लीजिए आप इसका सर्वोच्च सेनापति भी बन गए। अब आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया 1943 में। 1943 में सर्वोच्च सेनापति बना दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। बात समझे? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह। गठन किसने किया? रास बिहारी बोस। लेकिन सर्वोच्च सेनापति कौन बना? सुभाष चंद्र। क्रिस्टल क्लियर हो गया? दिमाग में बैठ गया बढ़िया से, ठीक ना। अब चलिए, अब जापान जो है ना म्यांमार तक के क्षेत्र को जीत लिया था जापान।
और जापान आगे बढ़ के जो है अंडमान को भी जीत लिया। अभी जान रहे हैं अंडमान किसके हाथों में है? अभी 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 भारत के हाथ में नहीं है। इस अंडमान और निकोबार को जीत लिया कौन? जापान। और सौंप दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक ना। और इस अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस अंडमान का नाम रखा क्या? शहीद द्वीप और क्या कहते हैं निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। बात समझे? ये पूरा कहानी है आपका किसका? आज़ाद हिंद फौज का। चलिए अब सुभाष चंद्र बोस की बातें करते हैं तो फटाफट देखिए 1938 में कहाँ का अधिवेशन होता है? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में होता है त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 में कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ? जबलपुर में। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ? जबलपुर में। जिसमें जो है ना जिसकी अध्यक्षता ऐसे करता सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। तो क्या हो गया? वोटिंग हो गया, चुनाव हो गया। तो चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा देता है, ठीक ना। तो जैसे पट्टाभी सीतारमैया हारता है तो गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं, ये पट्टाभी सीतारमैया का हारना ये मेरी हार है। तो बहुत बड़ा बात हो गया भारतीय राजनीति में, बाबा को जो है ना हार, ठीक ना। तो उसकी इज्जत सम्मान के लिए सुभाष चंद्र बोस तुरंत त्यागपत्र देता है और कांग्रेस पार्टी छोड़ता है। कांग्रेस के अंदर ही रह के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। कांग्रेस के अंदर ही रह के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। अब चूंकि पट्टाभी सीतारमैया हारा हुआ व्यक्ति है, वो अध्यक्ष रह नहीं सकता है, अब बनाता है किसको? हमारे बिहार के लाल राजेंद्र बाबू को, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद बनता है, ठीक। किस्टर क्रिया। फिर 39 हो गया। फिर 40 में अधिवेशन होता है रामगढ़ का अधिवेशन। 40 में कौन सा अधिवेशन होता है? रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? अबुल कलाम आज़ाद। ये रामगढ़ कहाँ है? अभी झारखंड में। पहले कहाँ था? बिहार में। जब आज़ाद नहीं हुए थे सब एक ही है ना, अभी 2000 में अलग हुआ है। बात समझे कि ना। और बिहार में कौन कौन अधिवेशन हुआ है? 1912 का गया, 1912 बांकीपुर अधिवेशन, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन और 1922 का गया अधिवेशन। बात समझे। और फिर 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, ठीक ना। ऐसे हम कह सकते हैं। अभी रामगढ़ अधिवेशन कहाँ है? रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। चलिए अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता। 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है, ठीक ना। काहे कि सब भारत छोड़ो आंदोलन में व्यस्त हो जाता है और बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, इसलिए कोई अधिवेशन नहीं होता। और पूरी अध्यक्षता कौन करता है? अबुल कलाम आज़ाद। कौन करता है? अबुल कलाम आज़ाद। और आज़ादी के समय 1947 में अध्यक्षता कौन करता है? जेपी कृपलानी। चूँकि ये जो जेपी कृपलानी का चुनाव होता है 23 नवंबर 1946 को ही होता है, ठीक ना। तो 1946 में भी अध्यक्षता करता है जेपी कृपलानी और 1947 में भी अध्यक्षता करता है जेपी कृपलानी। और 1947 में जेपी कृपलानी लास्ट में त्यागपत्र देता है, तो फिर अध्यक्षता करता है राजेंद्र प्रसाद। बात समझे। लेकिन पूरी देखा आज़ादी के समय कौन था? आज़ादी के समय था जेपी कृपलानी। आज़ादी के समय कौन था? जेपी कृपलानी। बात समझे। चलिए यहाँ तक हो गया क्रिस्टल है। लेकिन भारत का संविधान गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950। अब संविधान मेरा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 1950 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। आज़ादी के समय कौन था? जेपी कृपलानी। क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे आइए। अब हम कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं का बात हमेशा कर रहे थे, ठीक ना। तो अभी तक में 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्षता 3 महिलाएं की है। कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। कितनी महिलाएं की है? 3 महिलाएं। कांग्रेस की अध्यक्ष अभी तक कितनी महिलाएं रही है? 3 महिलाएं। याद रखिएगा। 1917 में 8 जोड़िए, कितना हो गया? 1925। और 1925 में 8 जोड़िए 1933। तो 1917 में अध्यक्षता किया है, 1925 में किया है, 1933 में किया है। क्रिस्टल क्लियर हो गया। 1917, 1925, 1933 सब में 8-8 जोड़ना है। 1917 में हुआ है कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में हुआ है कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश महिला है। एनी बेसेंट आयरिश महिला है। फिर 1925 में कहता है सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
सरोजिनी नायडू। कौन कहता है? सरोजिनी नायडू। फिर 1933 में फिर होता है कलकत्ता अधिवेशन। 1933 में कहाँ अधिवेशन होता है? कलकत्ता अधिवेशन। 1933 में कहाँ अधिवेशन होता है? कलकत्ता, जिसमें कहता है नल्ली सेनगुट्टम। कौन कहता है? नल्ली सेनगुट्टम। कौन कहता है? नल्ली सेनगुप्टन। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कहता है? नल्ली सेनगुप्टन। क्रिस्टल क्लियर हो गया? ये महिला वाला आपको हम भूलने नहीं देंगे। चलिए हम पॉलिटी का कुछ बात, महिला आ गया। बताइए संविधान सभा में कितनी महिलाएं ने भाग लिया था? 15। संविधान सभा में कितनी महिलाएं? 15। ठीक है, चलिए अब आते हैं रास बिहारी बोस। अब कुछ देर के लिए हम रास बिहारी बोस को छोड़ दिए थे, हम फिर से पकड़ के लाते हैं रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस जो है ना, कहाँ मिला आपको? जापान वगैरह में, जापान जर्मनी में मिला, ठीक ना। रास बिहारी बोस वहाँ वो क्या कर रहा था? रास बिहारी बोस वहाँ क्या कर रहा था? आइए घटना याद कीजिए 1912 की। कब की घटना? 1912 की। कब की घटना? 1912 की। 1912 की घटना याद कीजिए। दिल्ली संयंत्र केस, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था कब? 1912 में। कब बम फेंका गया था? 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग पर कब बम फेंका गया था? 1912 में। तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911-12 में हुआ था ना। अब देखिए 1900, अरे आप लोग भूल गए हैं, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ, जिसमें क्या क्या बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी जो चेंज हुआ था ना। हाँ, तो हार्डिंग जो है ना, वहीं पे दिल्ली के चांदनी चौक पे हार्डिंग पे बम फेंका गया था। लेकिन इस बम फेंकने की योजना जो तैयार किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। योजना किसने तैयार किया था? रास बिहारी बोस ने। लेकिन बमुआ को फेंका किसने? बमुआ को फेंका किसने? उसका नौकर बसंत विश्वास। उसका नौकर बसंत विश्वास। उसका नौकर जो था बसंत विश्वास बम को फेंका था, ठीक ना। इसमें इस संयंत्र में, दिल्ली संयंत्र केस में कुल 13 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था। कितना? 13 व्यक्ति को। कितना व्यक्ति को? 13 व्यक्ति को, जिसमें बसंत विश्वास को फांसी दिया, मास्टर आमी चंद को फांसी मिला, ठीक ना। और हाँ, अवध बिहारी दीनानाथ, हाँ वाह, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, मास्टर अमित चंद, बसंत विश्वास, ठीक ना। और क्या कहते हैं, बसंत विश्वास हो गया, मास्टर अमित चंद हो गया। आप लोग लिंक फैल कर दिए बीच में। अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद, ठीक ना, बसंत विश्वास, ठीक ना। और एक व्यक्ति छूट रहा है, इस सबको फांसी दिया गया था। हाँ, एक हो गया बाल मुकुंद। कौन हो गया? छूट रहा था बाल मुकुंद। बाल मुकुंद, ठीक ना। बाल मुकुंद, मास्टर अमित चंद, बसंत विश्वास, ठीक ना। ये सबको क्या दिया गया था? फांसी। अब इसी से बच के जो है ना, ये भाग गया था जर्मनी और जापान और सिंगापुर का दौरा करने लगा। कौन? रास बिहारी बोस। जो योजना, इन सबको फांसी मिला, ये यहाँ से भाग के चल गया विदेश। बात समझे कि नहीं? समझे? किस घटना में ही भागा था? दिल्ली संयंत्र केस में ही भागा। बात समझे? क्रिस्टल क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े हो। बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास, उसका 2 गुण नौकर था, बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास। बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास। चलिए चलिए आगे बढ़िए, बताइएगा टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? सनी का उपग्रह है। और बताइए टाइटन की खोज किसने किया है? टाइटन की खोज किसने किया है? क्रिश्चियन हाइजोन। टाइटन की खोज किसने? बाबू, टाइटन की खोज किसने किया है? क्रिश्चियन हाइजोन। टाइटन की खोज किसने किया है? क्रिश्चियन हाइजोन। टाइटन की खोज किसने किया है? क्रिश्चियन हाइजोन, ठीक ना। और बताइए सर्वाधिक उपग्रह किसका है? शनि का। अभी शनि का सर्वाधिक उपग्रह फिर से हो गया, बीच में हुआ था बृहस्पति, फिर से हो गया शनि, ठीक ना। चलिए अब बताइए 2 ग्रह पे जो वलय पाया जाता है, 2 ग्रह पे वलय पाया जाता है, बताइए किस किस ग्रह पर वलय पाया जाता है? बताइए शनि और वरुण पर, शनि और वरुण पर वलय पाया जाता है। किस किस 2 ग्रह पे वलय पाया जाता है? शनि और वरुण। और लेकिन पूछ देगा सर्वाधिक वलय किस पे? सर्वाधिक वलय नहीं, वरुण पर। हाँ, सर्वाधिक वलय किस पे? वरुण पर। 9 वलय पाया जाता है। कितने वलय? 9 वलय, ठीक ना। चलिए
और एक क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन, सबसे फेमस, अभी एक दो क्वेश्चन फेमस शनि से। बताइए टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, टाइटन किसका उपग्रह है? शनि। टाइटन घड़ी जो पहनते हैं ना, उस शनिचरा ग्रह को काटेगा। टाइटन घड़ी कौन सा ग्रह को काटेगा? शनिचरा ग्रह को काटेगा। टाइटन घड़ी कौन सा ग्रह को काटेगा? शनिचरा ग्रह। यानी कि टाइटन उपग्रह जो है ना, किसका है? शनि का। किसका है? शनि का। किसका है? शनि का। क्रिस्टल क्लियर हुआ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंधेरियों रात में एग्जाम में कोई सब याद आ जाता है, शनि से क्या पूछना है तो फलना क्वेश्चन पूछ दो। अगर शनि से पूछना है तो क्या? सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। हाँ, बात समझे? तो दो गो क्वेश्चन समझ में आया? का हो? तीन गो हो गया। ऐसे तो सर्वाधिक बोला है किसका? शनि का। सर्वाधिक बोला है किसका? नहीं, सॉरी, सर्वाधिक बोले हो गया वरुण। सॉरी, सर्वाधिक बोले हो गया वरुण। इसमें तो इसका तो 7 बोले है, शनि का 7 बोले है और वरुण का 9 बोले है। ठीक ना? चलिए, तो दो, एक टाइटन हो गया। टाइटन किसका उपग्रह है? और सबसे कम घनत्व? आगे बढ़े। हाँ, चलिए, ये हुआ ना। चलो, एगो शायरी याद आ गया, बोल दें, दाग दें। हाँ, पसीने से, हाँ, अपनी पसीने से पत्थर को पिघला दो, हाँ, और अपनी किस्मत की लकीर जो है ना खींच दो। चल, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, ये खान मेरा लाइन नहीं है, ये खान सर का लाइन है, मेरा नहीं है। बस, हाँ, अपने पसीने से जो है ना पत्थर को पिघला दो और उस पर अपनी किस्मत की लकीर खींच दो। ठीक ना? हाँ, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? चलिए, आगे बढ़े। चलिए, बताइएगा, पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। किसके बीच? दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। ठीक ना? लेकिन ये कब? हाँ, बोलिए। आप लोग ये सब याद रखेगा, हम याद रखेंगे किस में कहाँ क्या बोलना है। ठीक ना? आप लोग याद रखेगा किसका किधर है। हाँ, 1960। अच्छा, मिन्ना उस सिराज आ गया है। अब देखिएगा, आ गया है। अब आप लोग देखिए, जीत के दिखाइए। हाँ, अभी दोनों ने ना आया आपका छोटका। अब देखिएगा, बताइएगा। हाँ, 1969 राइट आंसर है। बताइएगा, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 को। आपको जवाब देना इधर, उधर जवाब नहीं देना है। ठीक ना? 51 का को। मूल कर्तव्य किस में है? 51 का को। बताइएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने पर वंचित रखा गया है। किस अनुच्छेद? 24। तो सोच लीजिए, अपना मेल मिलाप कर लीजिए, भरत मिलान कर लीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, वो 18 जो 10 बोल रहा है। चलिए, ठीक है, आप लोग बोलिए। आप लोग कुछ बोलिएगा का? हाँ, 24 का को। हाँ, 24 ही है। ठीक है, नहीं, ठीक है। चलिए, 24 है तो बोला है। नहीं ना? ठीक है। चलिए, हम सोच रहे थे 24 चेंज करके 18 बोलेगा का? उधर 18 से आ रहा था कॉल। पता है, मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? हाँ, तांबा। सबसे पहले किसका? तांबा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद अवेस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद अवस्था। ठीक ना? बताइएगा, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति? नहीं, वेद अवस्था तो बोला। हाँ, आइजनहावर। ठीक ना? आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। ये क्वेश्चन जो है ना 2-3 बार रिपीट हो गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। बताइएगा, वायुयान की गति किससे संबंधित? रुक जाइए आप लोग, बोलिए, फटाक से बोलो। याद की है? नौखे। चलिए, बोलिए। वायुयान की गति मेघ संख्या से। वायुयान की गति मेघ संख्या। अगर मेघ संख्या से 5 गुनी गति को क्या कहते हैं?
हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। अब भारत के पास एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, नहीं है, ठीक ना। बताइएगा पहला रेल बोर्ड का गठन कब हुआ? हाँ, भारतीय रेल बोर्ड 1905। कब हुआ? 1905। रेल बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905। कब हुआ? कब हुआ? 1905। याद रखिएगा। बताइएगा राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता? 52 सेकेंड। अच्छा, राइट आंसर है 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड, ठीक ना। चलिए और बात बोल दीजिए, राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया था? कोई बोल दीजिए। हाँ, दोनों को याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को हम बोले थे लुसेंट में सुधार दिया गया है, नहीं तो आप लोग सुधार लीजिएगा। 24 जनवरी 1950, ठीक ना। चलिए किताब खुलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाखड़ा नागर बांध जो है ना कब बना? हाँ तो बोलिए ना। 1963, 1963। अब बातें कर रहे हैं 1963 का। किसका बात कर रहे हैं? 1963। बताइएगा तो नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। तोरी का हाँ, नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1963। अच्छा बताइए 1960 में किसकी स्थापना हुआ था? कौन सा राज्य का? गुजरात और महाराष्ट्र का। अरे वाह, 1960 गुजरात और महाराष्ट्र। 1960। 1971 में किसका हो? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971। हिमाचल हिमेश रेशमिया का नया गाना है, ठीक ना। बात समझे? 1971, 25 जनवरी 1971 में किसका? हिमाचल प्रदेश। अच्छा चलिए इतना सब आप लोग महान हैं, बहुत महान है। बताइए तो 1953 में किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। जैसे आंध्र प्रदेश हुआ था रमल्लू बोले थे, उससे आप लुसेंट खोल दिए थे, लेकिन पेजवा पलटे नहीं थे। आज पलटिए दीजिएगा, ठीक ना। रमल्लू के कितने दिन भूख हड़ताल के बाद? 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद। कहीं कहीं आपका डाटा चेंज भी मिल सकता है, 1-2 दिन का अंतर मिलेगा, ठीक ना। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। अब बोलिए ना हो, ये सब अच्छा बात नहीं है, ठीक ना। बात समझे? बताइएगा मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं? पता नहीं। हाँ, वाह, तालियां, ताली बजा दो। एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या हो गया? एंथ्रोपोजेनिक। चलिए बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। अच्छा कोई बताइएगा गंगा नदी की लंबाई कितना है? कोई बताइएगा? ज्ञान नहीं है। शायद 2500 किलोमीटर। आप देखिएगा तो गंगा नदी की लंबाई शायद 2500 किलोमीटर। देख लीजिएगा तो अभी देख ही लीजिए, 2500 समथिंग किलोमीटर होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। हेमियोपैथी के जनक कौन है? नहीं, वो लोग का है। हाँ, हेनीमैन। हेमियोपैथी का जनक कौन है? हेनीमैन। कौन है? हेनीमैन। कौन है? हेनीमैन। बताइएगा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य। लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ी ना है। इसका अर्थशास्त्र पुस्तक का विषय क्या है? क्या है? प्रशासन। क्या है? प्रशासन, ठीक ना। बताइएगा भारत के समुद्री मार्ग की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था और कब किया था? कोई बताइए। 1498। किसने किया था? वास्को डिगामा। अब मुद्दे की बात क्या जानते हैं? जानते हैं क्या है? वास्को डिगामा पुणे भारत कब आया था? 1502 में या 3 1502 में आया था। वास्को डिगामा पुणे भारत कब आया था? पहली बार कब आया था? 1498। हाँ, अब उसके 102 साल के बाद, 102 साल के बाद कौन आया था? 1498 में 102 कोई जोड़ पाइएगा? कोई नहीं जानते जोड़। 1602 होगा। 1498 में 102 जोड़ेंगे तो 1600 में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1498 में हो गया पुर्तगाली। 1498 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 उसके बाद आया था 3, 1603 या 2,
1602, हाँ 1602, 3 साल 5 हो गया। 1602 में आया था डच, 1602 में आया था डच, 1602 में आया था डच। फिर 1616 में आएगा डेनिस। 1616 में कौन आया? 1616 में कौन आया? डाइन नहीं बोलिएगा, डेनिस। कौन? डेनिस। 1616 में, 1616 में, चलो फिर से रिकॉल करते हैं। पुर्तगाली, 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 ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेज हो गया 1600। डच, 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 डेनिस 1616, डेनिस, डेनिस, डेनिस। उसके बाद आता है फ्रांसीसी, 1664, फ्रांसीसी 1664, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। अब एक बच गया, छठा बचा स्वीडिश, 17, हाँ स्वीडन, स्वीडन, स्वीडिश, स्वीडिश, स्वीडन, स्वीटी मत बोल दीजिएगा। ये आया था 1731 में। कब आया था? कब आया था? क्रिस्टल क्लियर हुआ? एनी डाउट? बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कब? 1608। ताली बजा दो। 1608 में नहीं, सब 16, मतलब इतना इजी क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ कर रहे थे, अच्छा बात नहीं है। 1608 में, सुनिएगा ध्यान से, 1608 में पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सूरत में गया, ईंटा ऊँटा लगाया, लेकिन उधर से जो है ना पुर्तगाली के प्रेशर में आके जो है ना, है जहांगीर बना ना 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 अभी 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 कंपनी ना खोलना, अभी कंपनी ना खोलना। तो 1611 में जाके मछलीपट्टनम में खोला, 1611 में जाके मछलीपट्टनम में खोला, 1611 में जाके मछलीपट्टनम में खोला। तो अब फिर 1613 में, फिर 1613 में सूरत में पूरा किया। बात समझे कि ना? क्या क्या बताएं, बोलो तो। सूरत में पूरा कब किया? सूरत में पूरा कब किया? जिसका जिसका दांत बाहर है सब बोलेगा। अब बताइए, आप सामने वाला बताइए, सूरत में कब पूरा किया? बताइए, सूरत में कब कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री को पूरा किया? आप बताओ, आप बताइए, आप बताइए। ये तो बंद कर ली थी। 1608 में स्टार्ट किया, लेकिन फिर बंद कर दिया, फिर पूरा किया 1613 में सूरत में। इसी बीच में जाके मौका लगा के दक्षिण में क्या 1611 में मछलीपट्टनम में खोल दिया। बस समझे? 1611 में मछलीपट्टनम में खोल लिया। अब ऐसा ही पकड़ेंगे, कहते हैं कान तो खुले रहता है, ठीक ना? देखे कान कैसे खुला है, बड़ा नहीं। चलिए बताइएगा, श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? लुकोसाइड, WBC। अच्छा एक बात बता दीजिए, WBC का जीवन काल कितना होता है? 205, 205 कंफर्म? हाँ, इधर से है तैयार 2 से 4, उधर से है तैयार 2 से 5। आप लोग कमेंट में बताइएगा WBC का जीवन काल, ठीक, कितने दिन का होता है, ठीक ना? WBC का जीवन काल बताइएगा कमेंट में। आगे हम बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा जाने वाला जानवर कौन सा है? कुत्ता। कौन है? कुत्ता सबसे पहले। बताइएगा, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक ना? बताइएगा, भारतीय संविधान क्या है? ऐसे बताइए, ई क्वेश्चन। हाँ, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा है? भारत राज्यों का संघ है, भारत केंद्र नहीं है, राज्यों का संघ है। बताएगा, हिमालय कैसे पर्वत है? हाँ बोलो ना, लोग सुतल है, वलित पर्वत है। राष्ट्रीय विविध दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विधि दिवस।
26 नवंबर को विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। इसी दिन 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। कौन अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। ठीक, फिर अनुच्छेद हो गया 60, 324, 366, 367, 389 और 391, 392, 393 हो गया ना? छुटवो किया? हाँ, हो गया? देख लो, अब बोलेंगे बाबा क्या बोलेंगे। हो सकता है 88 छुटा हो, 388 हो सकता है। हो गया? देख लीजिए, देख लो तो, चेक कर लो, चेक कर लो ना। बताइएगा आगे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? हाँ, मातृ देवी के। किसकी पूजा करते थे? अच्छा बताइए तो, सिंधु घाटी की लिपि क्या है? सिंधु घाटी की लिपि क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता। भाव चित्रात्मक। क्या है? भाव चित्रात्मक। क्या लिपि है? भाव चित्रात्मक। लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक। ठीक ना? अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज किसने किया है? दयाराम साहनी 1921। सिंधु जो है ना, ये बताइए, हड़प्पा किस नदी किनारे है? हाँ, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। सिंधु नदी नहीं मार दीजिएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक ना? हाँ, है ना? तो अब हमको अथी हो गया, जो 388 हम नहीं बोले हैं, और बाकी तो सब बराबर है। चलिए बताइएगा आगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन, बेटवा को क्लोज कर दो। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? बोलिए। ताली बजा दीजिए। हुडो डी ब्रिज, एक बार में बोली है हुडो डी ब्रिज। ए कंजूस, मक्खी चूस, कंजर, महाकंजर। सबसे तुम लोग अपने गुद्धा में ताली नहीं बजाती है। हुडो डी ब्रिज, किसने? हुडो डी ब्रिज। बताइए, है देखो क्वेश्चन हुआ है। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर। सिंगापुर। ठीक ना? कहाँ? चलिए, हाँ। हेमियोपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल। और इसका हेमियोपैथी का संस्थापक कौन? हेनीमैन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। अब पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? होना कहाँ था? पुणे में। क्या हो गया? प्लेग फैल गया। उस पहली जनता प्लेग से खूब आदमी मरता था। ठीक ना? और इसका अध्यक्ष कौन बना? WC बनर्जी, जिसको कहते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, 85 हो गया। 86 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। 86 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किया? दादा भाई नौरोजी। कौन किया? दादा भाई नौरोजी। ठीक ना? उसके बाद चलिए 1987 में इलाहाबाद में, 1987 में इलाहाबाद में, सॉरी मद्रास में, 1987 में मद्रास में, 1987 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम। 1888 में होता है फिर इलाहाबाद में, जब बनता है जॉर्ज इलू। कौन? जॉर्ज इलू। बात समझे? आगे बढ़े। चलिए, ये हो गया आपका। बताइएगा, भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तुम तो भूलियो जाएगी ना, हुकियो रहेगा ना, तो एक बार बोल देगी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक ना? इसका हुकियो रहेगा, बोल देंगे ए पूजा बोलो तेरे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक ना? बताइए कब क्या था? 712 ईस्वी। चलिए, लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी। लोधी वंश का प्रथम शासक ये बहलोल लोधी है। ये बकलोलवा यही था जो कि जौनपुर में स्थापना किया था सरकी वंश का। जौनपुर में स्थापना किया था मलिक उल सर। ठीक ना? क्या था? मलिक उल सर। हम उसका जो ओरिजिनल नाम है वो हम नहीं लेंगे। ठीक ना? और उसको 75 साल तक वो स्वतंत्र रहा था। जौनपुर 75 साल तक स्वतंत्र रहा था। उसके बाद हम फिर बोल देंगे
उसके बाद जो है ना, उसके बाद मिला लिया था बहलोल लोधी। जौनपुर को फिर से 75 साल स्वतंत्र रहने के बाद मिला लिया था कौन? बहलोल लोधी। बात समझे कि नहीं? चलिए बताइए जौनपुर का स्थापना किसने किया था? लेकिन जौनपुर में सैकी वंश का, स्वतंत्र सैकी वंश का स्थापना किसने किया? कमेंट में जवाब दीजिए। फंस गए ना इजी क्वेश्चन में, हम उसका छोटा सा नामों बता दिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा डायनामाइट में अब मलिक सरवर को और क्या कहते हैं? स्वामी। और क्या कहते हैं? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खैरदुर्ला, अब बताइए कौन सा मार्ग गुजरता है यहाँ से? हाँ, खैरदुर्ला से कौन सा मार्ग गुजरता है? लेह मनाली मार्ग। कौन सा मार्ग? लेह मनाली मार्ग। बताइएगा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहाँ है? माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहाँ है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। बताइएगा दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। बताइएगा कितना टाइम हुआ? बताइएगा कोई हमको। बताइएगा ब्याज सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। अब डिटेल नहीं कहेंगे, अब गोली की रफ्तार से चलेंगे, अब डिटेल नहीं करेंगे। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा क्या है? जनरल असेंबली। भाइयों अब डिटेल नहीं करेंगे, काहे कि टाइम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा क्या है? जनरल असेंबली। कौन है? जनरल असेंबली। बताइएगा प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। याद नहीं किया है? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या है? हाँ, एक के पक्ष में होता है 7। अब क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या तो बोलेगा 22। नहीं, बताओ वाटर पोलो में 7। वाटर पोलो में कितना? नेटबॉल में 7। कबड्डी में 7। कबड्डी में। बेसबॉल में 9। बेसबॉल में 9। चलिए बताइएगा राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट अपना पानी कहाँ से लेता है? राउरकेला स्टील प्लांट जो है ना पानी कहाँ से लेता है? राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से लेता है? हीराकुंड बांध। चलिए हीराकुंड बांध। अब बताइए राउरकेला किस देश की सहायता से बना? जर्मनी की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से। अब बोकारो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। बोकारो किसकी सहायता से? अब भिलाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब दुर्गापुर, हाँ क्या बोले थे? दुर्गा जैसा बहू लाएंगे कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक ना, हम अपने लिए। ठीक ना। बताइएगा वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। बताइएगा प्रथम टीवी सेंटर कहाँ स्थापित किया है? दिल्ली। प्रथम टीवी सेंटर दिल्ली। बताइएगा पोंग बांध किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हम बहुत बार लाए हैं हाल फिलहाल में। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी पे। ठीक ना, हिमाचल प्रदेश नहीं बोलते थे। बताइएगा किस विजय के खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने? गुजरात विजय। अब बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ था? 1571। और राजधानी चेंज हो गया था आगरा से कहाँ? फतेहपुर सीकरी। आगरा से फतेहपुर सीकरी। फिर फतेहपुर सीकरी से चेंज होता है कहाँ? लाहौर। कब? 1585। कब? हमको गुस्सा बढ़ रहा है। बताइएगा, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बताइएगा रंगा जो है ना किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। रंगा किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। रंगा किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। बताइएगा साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ है? आज तो हम
यहू है। आलमबाग बस अड्डा। चलिए बताइएगा, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। बताइएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, राइट आंसर है अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद? चलिए वाह, आपके लिए स्पेशल ताली, उसके लिए बीच वाला के लिए। बताइए, राजनीति के उस पार पुस्तक का लेखक, राजनीति के उस पार पुस्तक का लेखक अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के उस पार अटल बिहारी वाजपेयी। बताइएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? हाँ हाँ, दिल्ली। दिल्ली की नहीं, दिल्ली दिल्ली से बोला चुड़वा आगे कहेगा क्या एटीएम अलगा है कि नहीं? धोखा ना करो, भागो। बताइएगा, भारत के लोगों का सबसे पुराना, भारत के लोग की सबसे पुरानी जनजाति कौन सा है? जनजाति हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चलो निग्रो। हाँ, जनजाति है, निग्रो है। हाँ, निग्रो है। निग्रो लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? निग्रो को। किसको माना जाता है? अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, सेंट लीच। नहीं, सेंट लीच जनजाति कहाँ पाया जाता है? हाँ हाँ, बासी कहाँ पाया जाता है? हाँ, वासी, वासी लक्षद्वीप। तो सेंट लीच कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। बताइएगा, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। देवों की नगरी उत्तराखंड। एक क्वेश्चन सेट में, फूलों की घाटी उत्तराखंड। याद कर लीजिए। चलिए दीजिए। हाँ, बताइए, अब होगा साइंस से मॉडल सेट 40, 41, 42, सही ना? साइंस से मॉडल सेट 40, 40, 41, 42। बताइए, हीलियम के नाभिक में होते हैं कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन? हाँ, हम पूछें हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन? बोलिए। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके चक्कर लगाता है, घुमंतु भोटिया है, ठीक ना? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बताइएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व? यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। बताइएगा, ये क्वेश्चन छपने वाला है, ये क्वेश्चन छपेगा, ये क्वेश्चन छपेगा, छाप लीजिए, कान में छाप लीजिए, ठीक ना? यहाँ, ठीक ना? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम की परमाणु संख्या। हाँ, क्रोमियम की परमाणु संख्या भैया कमेंट में जवाब दे दीजिएगा तनिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट। स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट। स्नेहक के रूप में। बताइएगा, हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। बताइएगा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2। बताइएगा, शक्कर का किण्वन से क्या प्राप्त बनता है? इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? इथाइल। एक बार आप ऐसे कीजिएगा, एक बार ऐसे कीजिएगा, ठीक ना? सिंगल के तरह। बताइए, विकास को, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने। जीव विकास को किसने समझाया था? लेमार्क ने। बताइएगा, रेडियोधर्मी तत्वों से कितने प्रकार के किरण निकलते हैं? 3, अल्फा, बीटा, गामा। बताइएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के में हीम नामक रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, ठीक ना? बताइएगा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से? बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम, लेकिन बोल देगा बल का व्यंजन तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। बताइएगा,
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री। हम खूब बताए हैं, हम बोले वॉल्यूम याद रखना भी। बताइएगा प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और श्रोता के बीच में दूरी कितना 17 मीटर। कितना? और कहीं कहीं लिखा होगा 16.6 मीटर। ठीक ना? बताइएगा हरा, लाल और नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद। लाल, हरा और नीला को मिला दें तो कौन सा रंग? सफ़ेद। बताइएगा लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी सबको मिला दें तो कौन सा रंग? काला। सभी रंग को मिला दें तो काला। बताइएगा मरीचिका, रेगिस्तान में जो मरीचिका होता है किसके कारण होता है? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जितना चमकने वाला चीज़ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। लेकिन आप लोग कोई अभी तक कमेंट में जवाब नहीं दिए हैं। हीरा का जो घनत्व कितना होता है ये अच्छी बात नहीं है। यू नो इट इज बैड। ठीक ना? आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए अब हमने जानते हैं ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाते हैं? फ्रेओन। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था फ्रेओन। कौन सा? रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्रेओन। क्या यूज करते हैं? फ्रेओन। क्या यूज करते हैं? फ्रेओन। बताइएगा उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? हाँ, भाप का गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। बताइएगा रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय ओहो रेखीय संवेग। इवन अच्छी बात। ठीक ना? बताइए ठीक है बहुत अच्छा है। ये सब मार बैठेंगे। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? हाँ, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट बोला। लगभग 28 दिन। परम शून्य तापमान कितना होता है? आप तो -273 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा ध्यान से सुनिएगा पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? तो वो लोग का है तो सवाल नहीं सुनिएगा। 17 गुना। ठीक ना? पृथ्वी अपनी कोणीय चाल का अगर 17 गुना हो जाएगा तो विषुवत रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं? बोलो तो। हाँ तुमको बोलना है, तुम्ही को बोलना है। बोलिए। हाइग्रोमीटर। याद कर लो। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर? हाइग्रोमीटर। बताइएगा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दूध की शुद्धता मापते हैं लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर। बताइएगा किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से घुल जाते हैं? पृष्ठ तनाव। है डिटर्जेंट में जो ना पृष्ठ तनाव। बताइएगा किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है? गामा किरण। अरे तरीका गामा किरण। किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरण। और गामा किरण की खोज किसने किया? पॉल विलाइट। किसने किया गामा किरण? और दृश्य किरण कौन? दृश्य किरण एक्स किरण राउंडजन। ठीक ना? चलिए ठीक है। बताइएगा किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है? वायुयान में कोई बैठल है तो उसका पेन से जो है ना स्याही निकल जाता है। वायुमंडलीय दबाव। हाँ, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। तो दबाव तो गलत नहीं ना बोला। हम पूछे उसने और पूछ लिया अंदर गलत बोलता तब ना काहे के लिए पूछे। बताइएगा भू अस्थायी उपग्रह अपने तल से कितने किलोमीटर ऊंचा? 36,000 किलोमीटर ऊंचा छोड़ा जाता है। बताइएगा ये क्वेश्चन छपेगा। अब पुलिस में पूछा है गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है और केंद्र पर 0 होता है। याद कर लीजिए बिहार पुलिस में आया है क्वेश्चन।
समझ में नहीं आता है आप लोग का? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? हाँ? जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन अधिक, और जिसका कम जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन। अच्छा, किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है? लाल रंग का। अच्छा ठीक है, इसलिए चमकता है, इसलिए क्या होता है? चमकता है। बताइएगा, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? अवतल लेंस हाँ, वस्तु से छोटा और सीधा, वस्तु से छोटा। और कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है? 1/10। और किस तापमापी से दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापा जाता है? हाँ, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण जो है इनके सिद्धांत पे काम करता है, ठीक ना, पायरोमीटर। चलिए हो गया। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन आंसर आवर समाप्त हुआ, ठीक ना, पूछन क्रिया समाप्त हुआ। और आज जो है ना, एक दिन फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और क्या कहता है हमारे वीर कुंवर सिंह लोग दोनों ड्रॉ खेले हैं, ठीक। अलग बात है नहीं ना, शेर जंगल में अकेला रहता है, बात समझे, शेर जंगल में अकेला रहता है। हाँ, तो 1 नंबर कटना चाहिए कि ना? हाँ? चलिए ठीक है।